नाजरीन, एक महीने के वायलेंट प्रोटेस्ट और शदीद कुर्बानियों के बाद 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिजाइन देकर अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा। Hundreds have been killed and thousands injured over the past few weeks in Bangladesh. Both Sheikh Hasina and her sister have left her official residence for a safer place. There is no government in Bangladesh currently. Sheikh Hasina has ruled Bangladesh for decades. But she's also public enemy number 1 in Bangladesh today. वो एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर से भाग करके इंडिया में पनाह लेती हैं। प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, उसकी वजह क्या थी, कैसे ब्रूटैलिटी से प्रोटेस्टर्स को मारा गया था, इस पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि बांग्लादेश में इस अपराइजिंग की असल वजह क्या थी। बांग्लादेश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी ने 2024 जनरल इलेक्शन को बाइकॉट क्यों किया था। इंडिया आउट कैंपेन, एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में इतनी ज़्यादा क्यों है। इस तख्ता पलट के पीछे कौन लोग हैं, इसका किसको फ़ायदा होगा, बांग्लादेश का फ्यूचर क्या होगा, आज इस वीडियो में समझते हैं। The Prime Minister Sheikh Hasina has in fact resigned and fled to a safer area. More than 90 people were killed and hundreds injured in a fresh wave of anti-government protests. Thousands of Bangladeshi protesters have stormed the palace of Prime Minister Sheikh Hasina. नाजरीन, 5 अगस्त को मिलिट्री कर्फ्यू के बाद भी लगभग 40,000 प्रोटेस्टर्स बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ मार्च करते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने उन्हें बताया कि उनके पास वक्त बहुत कम है, उन्हें यहां से निकलना होगा। बांग्लादेश एयरफोर्स फ्लाइट AJAX 1431 से प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ढाका से भाग करके इंडिया के कैपिटल दिल्ली आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद ही प्रोटेस्टर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस जाते हैं और तब से सोशल मीडिया पर बहुत सी तस्वीरें आ रही है। शाम होते होते ये हंगामा शुरू हो जाता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा है। 2 लोगों को मार करके एक फ्लाईओवर से लटका दिया जाता है, जिसके कैप्शन में लिखा था ब्रोकर ऑफ इंडिया। सवाल यह है कि इस प्रोटेस्ट फिर रिवॉल्यूशन के पीछे वजह क्या थी, क्यों 2/3 मेजोरिटी के बाद भी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपना मुल्क छोड़ करके भागना पड़ा। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत कोटा रिजर्वेशन के खिलाफ हुई थी, मगर ये फिर बढ़ते बढ़ते एक इनकलाब, एक रिवॉल्यूशन की शक्ल ले गई। अगर आप 2011 अरब स्प्रिंग देखें तो वहां भी अरब वर्ल्ड में ट्यूनीशिया में एक वेजिटेबल वेंडर से सारा मामला शुरू हुआ था, जब वो महंगाई से मजबूर होकर के खुद को आग लगा लेता है, जो अरब स्प्रिंग का इमीडिएट रीज़न था। मगर अगर आप गौर करें तो इसके पीछे बढ़ती महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रूटल डिक्टेटरशिप और भी कई सारे सिस्टमिक रीजंस थे। बांग्लादेश में अगर आप देखें तो हालत लगभग ऐसी ही थी। महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ पिछले 4 टर्म से शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर थी, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहा था कि वो डिक्टेटर जैसे बिहेव कर रही हैं। 2014-2019 इलेक्शन पर बांग्लादेश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ने आवाज़ उठाई थी कि इलेक्शन में फ्रॉड और चीटिंग हुआ है। We as a nation couldn't vote in 2014. It was a one-sided election and 154 members of parliament were elected without a single vote. In 2018, the election was held on the night before. The administration, both the civil and military bureaucracy helped balloting the stuffs the night before and the weeks before leading to the election. So therefore, it is the third time in 2024, yesterday, that we couldn't vote either. 120 million voters have been deprived of 3 consecutive elections of a right to very basic civic and political right this time around. 2024 इलेक्शन से पहले लास्ट ईयर BNP की एक रैली के बाद 10,000 लोगों को
चुन चुन करके अरेस्ट किया गया था। सारे ऑपोजिशन लीडर्स को न सिर्फ अरेस्ट करना बल्कि उन्हें मरवा देना, इससे आम लोगों में बहुत ही ज्यादा गुस्सा था और वो एक क्लियर डिक्टेटरशिप को महसूस कर रहे थे। इसी बीच 2024 जनरल इलेक्शन में इतना ज्यादा स्कैम हुआ कि सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बीएनपी ने 2024 जनरल इलेक्शन को बाइकआउट कर दिया। Hasina is set to get a fourth straight term in office as the main opposition party, Bangladesh Nationalist Party, is boycotting the polls. The main opposition party is boycotting the vote. It accuses the government of arbitrarily jailing its members, an allegation the governing Awami League denies. इलेक्शन हुआ, शेख हसीना ने 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई, मगर यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने खुल करके इस इलेक्शन को क्रिटिसाइज किया और कहा कि इसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इंडिया पर इस पूरे इलेक्शन में इंटरफेयर करने का सीरियस एलिगेशन लगा और ये एलिजेडली इतना विजिबल था कि वहां आम बांग्लादेशी इसको उनके सॉवरेनिटी के अगेंस्ट मानते थे। Meeting with the Minister of Environment today. As you know, the United States did not find that the elections were free and fair. यहाँ रुक करके बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के और भी कुछ रीजंस हैं जो बहुत डीप रूटेड हैं, उसको समझिए। 1971 में जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ तो उसमें इंडियन आर्मी का बहुत बड़ा रोल था। इसको बहुत से बांग्लादेशी प्रॉब्लमेटिक समझते हैं। फिर बांग्लादेश बनने के बाद एक और प्रॉब्लम शुरू हुई बांग्लादेशी माइग्रेंट्स का, जिसके खिलाफ असम में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ। नेल्ली कत्लेआम 1983 हुआ, जिसमें 4 घंटे में 10,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था और बाद में इंडियन गवर्नमेंट ने NRC कानून लाया। इन सब में बांग्लादेशी वॉर्ड के अराउंड जो पॉलिटिक्स इंडिया में हुई उससे आम बांग्लादेशियों में बहुत नाराजगी थी। NRC क्या है? NRC ये देश में से, आसाम में से बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन कर निकालने की व्यवस्था। फिर इंडिया में गवर्नमेंट की एंटी मुस्लिम पॉलिसीज और हेट क्राइम अगेंस्ट मुस्लिम्स की वजह से बांग्लादेश जो मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश है, वहां इंडिया के खिलाफ एक नफरत की फीलिंग डेवलप होती रही। इसीलिए आप देखें दिल्ली राइट 2020 के बाद जब प्राइम मिनिस्टर मोदी का बांग्लादेश विजिट होना था तो वहां मास लेवल पर प्रोटेस्ट हुआ। बाद में कोविड के वजह से वो विजिट कैंसिल हो गया था। यहाँ आप एक चीज गौर करें कि 2020 के उस प्रोटेस्ट में और उसके बाद जब भी कहीं बांग्लादेश में कोई प्रोटेस्ट हुआ उसमें पुलिस की एक्सट्रीम ब्रूटालिटी में अवामी लीग के गुंडों का भी नाम आया, जो पुलिस के साथ मिल करके प्रोटेस्टर्स को मारते थे। और कई बार ऐसा एक्यूज किया गया कि ये अवामी लीग के गुंडों में बड़ी तादाद में हिंदू हैं, जिसमें इंडिया के बजरंग दल और आरएसएस के लोग भी शामिल हैं, जिसके वजह से सैडली एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को और स्ट्रेंथ मिलती रही। इंडिया बांग्लादेश के साथ 4100 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। साथ ही दोनों देशों के बीच 2021-24 में $15 बिलियन का ट्रेड हुआ था, मगर फिर भी तीस्ता रिवर के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पर इंडिया और बांग्लादेश में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट रहा है। तीस्ता रिवर इंडिया के सिक्किम, वेस्ट बंगाल से होते हुए बांग्लादेश और फिर बंगाल की खाड़ी से मिलता है। एशियन फाउंडेशन के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तीस्ता रिवर का पानी बांग्लादेश के 73% पॉपुलेशन के लिए लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, मगर इस रिवर के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा से बांग्लादेश गवर्नमेंट में इंडिया के लिए नाराजगी रही है। इंडिया में NRC कानून, एंटी मुस्लिम पॉलिसीज, फिर हेट क्राइम्स अगेंस्ट मुस्लिम, फिर इलेक्शन में इंटरवेन करने का इल्ज़ाम, इन सब से आम बांग्लादेशियों में बहुत नाराजगी थी। इन सब के बीच मार्च 2024 में बांग्लादेश के एक इन्फ्लुएंसर पिनाकी भट्टाचार्य ने इंडिया आउट कैंपेन लॉन्च किया, जिसमें इंडिया के सामान को, इंडिया के लोगों को बाइकआउट करने की अपील थी, जिसको सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली। ये वो वक्त था जब मालदीव में भी इंडिया आउट कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से चलाया जा रहा था। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना ज़्यादा है कि मेरे लास्ट वीडियो के कमेंट में भी किसी बांग्लादेशी यूज़र ने लिखा था कि 1971 में हम लिबरेट नहीं हुए थे बल्कि इंडिया की कॉलोनी बन गए थे। इन सारी चीज़ों के बीच बांग्लादेश जनरल इलेक्शन हुआ, जिसमें फ्रॉड और चीटिंग के इल्ज़ाम में USA ने बांग्लादेश पर वीज़ा रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और इंटरनेशनली ये माहौल बनना शुरू हुआ कि शेख हसीना एक डिक्टेटर हैं।
तभी ये स्टूडेंट कोटा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को चाहिए था कि वो शुरू में ही स्टूडेंट्स के साथ बैठ करके इस इशू को रिजॉल्व कर लेती, मगर उन्होंने मीडिया में आकर के इन प्रोटेस्टर्स को रजाकार कहा। असल में रजाकार बांग्लादेश में गद्दारी के टर्म से मशहूर है, क्योंकि 1971 में जिन लोगों ने पाकिस्तान का साथ दिया था उन्हें रजाकार कहा गया। फिर प्रोटेस्टर्स पर ब्रूटल क्रैकडाउन किया गया, हजारों स्टूडेंट्स मारे गए, जो धीरे धीरे गवर्नमेंट के खात्मे की वजह बन गए। शेख हसीना के मुल्क छोड़कर भागने के बाद पीछे अवामी लीग के लोगों को चुन चुन करके मारा जाने लगा। इंडिया में सोशल मीडिया में हिंदुओं पर अटैक हो रहा है, ऐसा नैरेटिव पुश किया गया। अनफॉर्चुनेटली इस प्रोपेगेंडा के लिए हाफ बैक ट्रूथ, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स और खूब झूठ का सहारा लिया गया। यहाँ ये समझिए कि बांग्लादेशी हिंदूज अवामी लीग के कोर वोटर्स हैं, जिन्हें न सिर्फ गवर्नमेंट की पॉलिसीज से बेनिफिट्स मिलता रहा है, बल्कि अवामी लीग में अच्छे अच्छे पोस्ट पर बांग्लादेशी हिंदूज थे। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि जब भी कहीं गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होता तो अवामी लीग के गुंडे पुलिस के साथ मिल करके प्रोटेस्टर्स को मारते थे, जिनमें बड़ी तादाद बांग्लादेशी हिंदू की भी थी। इसीलिए अवामी लीग के गुंडों को मारा जा रहा है, जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों शामिल हैं। मगर इंडिया में मीडिया और सोशल मीडिया में चेरी पिकिंग करके सिर्फ अवामी लीग के जो हिंदू मेंबर्स हैं उन पर जो अटैक हुआ है उसको हाईलाइट किया जा रहा है, जबकि बांग्लादेशी मुसलमान जो अवामी लीग से जुड़े हुए थे उन पर भी हमला हुआ है। बांग्लादेश के कैप्टन रहे मुशर्रफ मुर्तज़ा के घर को आग लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अवामी लीग के लीडर थे। मगर इंडिया में मुशर्रफ मुर्तज़ा के घर की तस्वीर को ले करके ये फेक न्यूज़ चलाया गया कि वहाँ के एक हिंदू क्रिकेटर लिट्टन कुमार दास का घर आग लगा दिया गया है। इसी तरह से 2 लोगों को मार करके फ्लाईओवर पर लटका दिया गया। उस वीडियो पर लिखा हुआ था ब्रोकर ऑफ इंडिया। हालांकि लोकल्स के अकॉर्डिंग ये पुलिस पर्सनल थे जो अशोलिया पुलिस स्टेशन के सामने मार करके लटका दिए गए थे। यहाँ गौर करें, पुलिस और अवामी लीग के मेंबर्स पर बहुत बुरा क्रैकडाउन किया गया है, जिसमें मेजॉरिटी मुस्लिम्स हैं, कुछ हिंदूज भी हैं, और उसकी वजह यह है कि वो अवामी लीग के मेंबर थे या अवामी लीग के गुंडों के साथ प्रोटेस्टर्स को मार रहे थे। इसीलिए कई जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट और खुद बांग्लादेशी हिंदू ये कह रहे हैं कि ये जनरल हिंदुओं पर अटैक नहीं हो रहा है, बल्कि अवामी लीग के हिंदुओं पर हमला किया गया है। আমি অ্যাডভোকেট গোবিন্দ প্রামাণিক, মহাসচিব বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু মহাজোট। গতকাল বিকালে শেখ হাসিনার পদত্যাগের পরে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় মনে করেছিল যে তাদের উপর বিশাল একটা হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটবে। কিন্তু গতকাল বিকালেই বিএনপি এবং জামাতের নেতারা তাদের নেতৃবৃন্দকে হিন্দুদের বাড়িতে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ যাতে না হয় এবং প্রত্যেক মন্দিরে যাতে পাহারা দেয় সেই ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেয়। এবং গতকাল থেকে আমরা দেখেছি সেই পাহারা দিয়েছে। সাধারণভাবে হিন্দুদের উপরে বড় কোনো মন্দিরে কোনো হামলার ঘটনা ঘটে নাই। কিছু আওয়ামী লীগের হিন্দু নেতা আছে যারা বিভিন্ন সময় লম্পঝম্প করেছিল, তাদের বাড়িতে, শুধু হিন্দু বাড়ি না, মুসলিম আওয়ামী লীগ নেতাদের বাড়িতেও হামলা হয়েছে, লুটপাট হয়েছে এবং সামান্য কিছু সুযোগ সন্ধানী এলাকা ভিত্তিক তারা কিছু সামান্য মন্দিরে হামলা করেছে, সেটা ব্যাপক বিষয় না। यहाँ आप ये समझ लें कि बांग्लादेश में इस पूरे हंगामे से इंडिया को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि शेख हसीना गवर्नमेंट का इंडिया से बहुत अच्छा ताल्लुक था। अगर मैं ये कहूँ कि बांग्लादेश गवर्नमेंट की बहुत सी पॉलिसीज़ इंडिया के अकॉर्डिंग बनाई जाती थी तो ये गलत नहीं होगा, मगर शेख हसीना गवर्नमेंट के गिर जाने से इंडिया का बहुत नुकसान हुआ है। साथ ही हमारे लिए, हमारे गवर्नमेंट के लिए एक सीख मिला है कि कैसे प्रोटेस्ट और डिसेंट वॉइसेस को हैंडल करना चाहिए। इंडिया के पड़ोस में चाइना और पाकिस्तान हमारा खुला दुश्मन है, साथ ही भूटान और नेपाल से हमारे अच्छे रिश्ते नहीं हैं। श्रीलंका, फिर मालदीव और अब बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट और एंटी इंडिया गवर्नमेंट होना इंडिया के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के अकॉर्डिंग इस पूरे कूप के पीछे अमेरिका है। अब अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है, इस पूरे रीजन से अमेरिका को क्या फ़ायदा है, इस पूरे रीजन का, बांग्लादेश का फ्यूचर क्या होगा, और इस अमेरिका की पूरी कॉन्स्पिरेसी से इंडिया को क्या फ़ायदा, क्या नुकसान होगा, जल्दी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।